तो मोइन खान, मुझे कितनी बार मोइन खान ने बोला कि यार तुम कीपिंग छोड़ दो, तुम कीपिंग छोड़ दो। क्यों? तो उसको डर था कि शायद वनडे के लिए अगर सिलेक्ट हो गया तो मेरी बैटिंग अच्छी है, तो जो है ना। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मैंने नहीं बात सुनी है। ये राशिद भाई आप माने? नहीं, असल में मसला पता क्या है, मैं तलवानी भी शुरू किया था, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और राशिद लतीफ को बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हर प्लेयर जो है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। एक वसीम अकरम ग्रुप था, एक सलीम अली ग्रुप था, एक वकार यूनुस ग्रुप था। राशिद ने जब इस इशू पे बात की तो आपको पता है किस तरह राशिद को उन्होंने मक्खन लगा के निकाला। अगर मैं टीम में आ जाता, अगर मैं एज ए ओपनर खेलता, तो शायद आमिर सुहेल और रमीज भाई में से किसी को जाना होता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड, मेरे साथ राशिद लतीफ। लग रहा है कि आजकल वैसे साइकिल और बाइक तो चला नहीं सक रहे कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से, लेकिन वॉक शुरू कर दी है इन्होंने। फिटनेस का खास ख्याल रख रहे हैं और टी शर्ट जेब तन की हुई है जिससे मोटर बाइक है लेकिन पुराने जमाने की लग रही है। राशिद मियां, अब तो बस कर दें, आज चौथा प्रोग्राम करवा रहे हैं। क्या हालचाल आपका? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। ये फिटफिटी बड़ी काम आएगी ये भी लाहौर जाने के लिए, आप फिक्र ना करें जनाब। अच्छा राशिद मियां, ये आज जो है ना वो रेल जख्मी चौक नहीं है, लेकिन कुछ जख्म हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं साहब, पैदा वो डस्का में हुए, डेब्यू उन्होंने फर्स्ट क्लास का भावलपुर से किया, फिर वो हबीब बैंक चले गए, फिर इस्लामाबाद से खेले, फिर मुझे लगता है अरशद खान से मुतासिर होके पेशावर पहुंच गए, गुजरावाला से खेले, मतलब कि फिर ईस्टर्न से खेले। उन्होंने कोई जगह छड़ी नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 का प्रोडक्ट, 3 मैचेस पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेले, उसके बाद 3 एक रोजा मैच भी अंडर 19 में खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम लोग हैं जिनकी, राशिद आप हमेशा कहते हैं कि 40 के करीब फर्स्ट क्लास की एवरेज हो और वो अपना करियर, इंटरनेशनल करियर उनका लंबा ना हो। 121 फर्स्ट क्लास मैचेस, 7,403 रन्स, 200 हायर, 1600, 40-50 और एवरेज तकरीबन 40 की 39.16 और 5 सेंचुरियन की लिस्ट ए में भी है 96 मैचेस। विकेट कीपिंग भी करते थे, मतलब कि अच्छे बेहतर आदमी थे। इनके मुतालिक एक बहतान लगाया गया जो आज मैं लोगों को बड़ा क्लियर कर दूं, और जिसमें राशिद का भी बड़ा हाथ है, मुझे भी डायरेक्शन दी इन्होंने। ये कहा जाता था कि शायद वेस्ट इंडीज टूर के लिए ये पिक नहीं होने चाहिए थे और साजिद अली को जाना चाहिए था, बट जब राशिद के कहने पे जब मैंने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता ये लगा कि भाईजान ने, इन्होंने 1197 रन किए हुए थे सीजन में, 5 सेंचुरियन थी, 54.56 की एवरेज थी इनकी। और फिर जब ये वेस्ट इंडीज गए तो इन्होंने वहां पे साइड मैच में एक में 100 किया, एक 50 किया, 70 की एवरेज थी इनकी जी। टूर पे भी वहां पे इन्होंने 211 रन बनाए, वहां पे इन्होंने टेस्ट मैच डेब्यू किया। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। एक शकील अहमद वो भी खेले थे जो मेरे पिंकी के नाराज हो जाते हैं जब उनकी पिच गायब हो जाती है, और इनके बाल अपने हैं। तो शकील भाई, हाउ आर यू डूइंग इन साउथ अफ्रीका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद, क्या हाल चाल है? खैरियत है? Thank you very much for having me in your program. अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, सब खैरियत है। बहुत बेहतर हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, बहुत सी मुश्किलों परेशानियों से बचा हुआ हूँ। और लेकिन ये है कि सब दोस्तों को, फैमिली को ज़ाहिर है मिस करते हैं और पाकिस्तान को मिस करते हैं। अच्छा, किस किस्म की बॉलिंग खेलनी है आज प्रोग्राम में? मतलब कि मीडियम पेसर लगाएं या होल्डिंग, रॉबर्ट्स, गार्नर, मार्शल इकट्ठे ही लग जाएं? डॉक्टर साहब, पुल मेरी फेवरेट शॉट थी। वो पुल आगे आप समझ जाए। ये डॉग स्टार्ट में लूंगा आज। हाँ, डन स्टार्ट लें जनाब। यार आपके अंदर जितना टैलेंट था शकील, ये आपका ना टलवानी का जितना टैलेंट आपके पास था, क्रिकेट में कहाँ से आ गए? और वो वाकया जरूर शेयर कीजिएगा जो बरमूदा में इंजमान में और मोइन खान थे, वहां से स्टार्ट लेते हैं। और वो जो आपका जो टैलेंट था, क्रिकेट तो आप 50% भी नहीं खेले, जो टैलेंट आपका रेसलिंग में था। राशिद, बड़ा क्या कहते हैं टचिंग और बड़ा क्या कहते हैं प्यारा सवाल किया है। ये मुझे ले जाता है वापस मेरे बचपन में। हमारे वालिद साहब की जो हवेली हुआ करती थी एक फैक्ट्री के पीछे,
वहां पे हम सब भाई और कजन्स वगैरह डस्का में एक्सरसाइज किया करते थे, और उसमें हमने मेरे जो बड़े भाई हैं उनको शौक था पहलवानी का, तो वो अखाड़ा बनाया हुआ था उधर। तो हम लोग आपस में ही बकायदा वहां जाके थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग होती थी, और बाकी पहलवानी भी करते थे हम लोग, एक दूसरे के साथ कुश्ती करते थे। तो फिर दो भाई क्रिकेट खेलते थे, हमारे डस्का में एक क्लब था डॉन क्रिकेट क्लब, और वहां से फिर भाइयों के साथ जाना करना। मैं छोटा था बिल्कुल, फैमिली में सबसे छोटा हूँ, 5 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो उनके साथ जाना करना फिर थोड़ा थोड़ा वहां से शुरू हुआ। तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ कि ये अच्छा खेलता है, इसको। वहां से फिर शौक बढ़ता गया, भाइयों ने इनकरेज किया। फिर एक टाइम आया कि पहले क्लब अल फैसल क्लब था डस्का का, वहां से खेला, वो जरा थोड़ा सा यंग क्रिकेटर्स के लिए था। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो डॉन क्रिकेट क्लब में आ गया। मेरे भाई मोहम्मद अफजल, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और जहां भी कहीं मुझे ट्रायल्स के लिए जाना होता था, कहीं भी जाना होता तो वो मुझे हर जगह लेके जाते थे, हर किस्म का सामान लेके देते थे। वहीं से डस्का में, असल में मेरे से पहले डस्का में कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर भी नहीं था, सिर्फ वो एक छोटा सा शहर था, क्लब क्रिकेट थी थोड़ी सी बड़ी महदूद लेवल की। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा शौक बढ़ा, फिर मैंने प्लेयरों के बारे में पढ़ना शुरू किया, अखबार वतन और क्रिकेटर मैं हर महीने खरीदता था, उनके बारे में पढ़ना। वहां से पता चला कि प्लेयर तो ट्रेनिंग भी करते हैं, खेलते ही नहीं, खाली मैच ही नहीं खेलते, मैच ये तो ट्रेनिंग भी, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, ये भी कोई और चीज होती है जिसका मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई रोल मॉडल नहीं था मेरे सामने ऐसा हमारे शहर में। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की। मैंने एक टाइम आया कि मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं रोडों पे भागना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर शौक बढ़ता गया, एक जुनून बन गया, पर फिर वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद सियालकोट में चंद एक मैचेस खेले, तो सियालकोट के अच्छे क्लब्स थे, उनको थोड़ा बहुत पता चला कि ये लड़का अच्छा खेलता है, तो वहां का एक बहुत अच्छा क्लब था सियालकोट जिमखाना के नाम से, एक जिमखाना स्पोर्ट्स हुआ करती थी, उसके मालिक थे अबू मुस्लिम नजमी। वो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी उस टाइम में। बहुत अच्छा खेलते थे, बड़ा मोहतात तरीके से बोलते थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो वो उन्होंने मुझे ऑफर की सियालकोट जिमखाना से खेलने की, तो फिर मैं उनके क्लब को ज्वाइन किया। तो इससे मेरा ये है कि वो थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोग मुझे जानना शुरू हो गए। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ करती थी, मैं रोज जिमखाना की तरफ से खेला, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, थोड़ा सा नाम बन गया डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। तो जो मेरा डॉक्टर साहब जहां से मैं कहता हूँ टर्निंग पॉइंट है ना, वो एक गुजरांवाला डिवीजन के कमिश्नर थे AZK शेरदिल, वो उनका तल्लक शायद इमरान खान उनकी फैमिली से था। तो उन्होंने कोई मैच अरेंज किया हुआ था, गुजरांवाला कमिश्नर 11 के नाम से उन्होंने एक टीम बनाई थी, उन्होंने एक मैच अरेंज किया लाहौर जिमखाना के खिलाफ। तो कोई इमरान भाई के शायद अंकल हैं ब्रिगेडियर फवाद, इस तरह करके, तो इंतकाल हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला अल्लाह उनको जवारे रहमत जगह दे। तो वो टीम लेके आए, तो कमिश्नर साहब ने सियालकोट के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको बोला कि मुझे सियालकोट से कुछ 4-5 लड़के अच्छे प्लेयर भेजें, ताकि मैं ये मैच हारना नहीं चाहता। तो वो फिर इत्तेफाक से नजमी भाई और जो सियालकोट के DC थे वो टेनिस खेलते थे आपस में, तो DC साहब ने नजमी भाई को बोला, और नजमी साहब ने फिर हम 4-5 लड़कों को भेजा उधर खेलने के लिए। तो मैं वो मैच खेला, उसमें मैंने 45 रन किए डॉक्टर साहब,
और मैंने मेरे ख्याल में 3 या 4 चौके मैंने पुलों पे मारे। एक फास्ट बॉलर था उनका, उसको शौक था शॉर्ट पिच बॉल करने का, तो मुझे शौक था शॉर्ट पिच को खेलने का, तो मैंने 4 को चौके उसको ना एक ही ओवर में मारे। तो वहां पे अंपायर खड़े थे राना मुश्ताक, फौत हो गए हुए हैं शायद, गुजरांवाला के वो गुजरांवाला डिवीजन के कोच भी रहे हैं, बाद में वो गुजरांवाला अंडर 19 के कोच भी बने। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मैच के बाद मुझे बोला कि बेटा, मेरा नाम वगैरह पूछा और आप कहाँ से हो, और फिर उन्होंने बोला कि मैंने जो आज आपने देखा है ना, ये मैं बहुत कम बच्चों में इतना टैलेंट देखा है, तो आप, हम गुजरांवाला डिवीजन की अंडर 19 के ट्रायल आ रहे हैं 1-2 महीने बाद, तो आप जरूर उसमें आना, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप आओ और आप खेलो उस टीम के लिए। डॉक्टर साहब फिर वो ट्रायल खैर आए, और लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो डिवीजन वाले जो है वो डिस्ट्रिक्ट वालों को इन्फॉर्म करते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाले फिर वो प्लेयर्स को भेजते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन क्योंकि मेरा तलक दसका से था, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में मुझे किसी ने बताया नहीं। उस वक्त मेरे ख्याल में नजमी भाई जो है ना, वो सियालकोट की क्रिकेट से आउट हो गए हुए थे, तो वो कोई राइवरी चल रही थी, को एंटी ग्रुप जो है वो पावर में आ गया हुआ था, तो उन्होंने जिम खाना के किसी प्लेयर को इन्फॉर्म नहीं किया। बहरहाल वो मेरे किसी कजन के थ्रू मुझे पता चला कि वो ट्रायल, तो वो खैर मुझे खैर कोशिश करके मैं गया उधर ट्रायलों पे, तो किस्सा मुख्तसर ये कि मेरी टीम में सिलेक्शन हो गई। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको रखते हैं। फिर वो अंडर 19 टूर्नामेंट खेले और मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया उस टूर्नामेंट में, और मेरी एवरेज थी उस टूर्नामेंट में 130 की। तो उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 टीम जानी थी बांग्लादेश, तो उसके लिए कैंप अनाउंस हुआ, उसमें मेरा नाम आया, फिर बाद में टीम में भी नाम आ गया, तो हम बांग्लादेश चले गए। वहां मैं 2 मैच खेला था, एक में मैंने 60 कुछ किए थे और एक में जल्दी आउट हो गया। उसके बाद जब वापस आए हैं तो अंडर 19 इंडिया जानी थी, पाकिस्तान अंडर 19 टीम, उसमें नाम आ गया। तो वहां फिर मोइन के साथ थे या एज ए बैट्समैन गए थे, एज ए विकेट कीपर? नहीं, मैं एज ए सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन गया था। अच्छा। मोइन और मैं 2 ही कीपर थे उस टूर पे, और जो है लेकिन मुझे बैटिंग का थोड़ा ज्यादा शौक था, और क्योंकि मेरी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मेरी एवरेज इतनी अच्छी थी और मैं टॉप किया था पाकिस्तान में, तो उस वजह से मुझे एज ए बैट्समैन भी जो है ना वो उन्होंने सिलेक्ट किया था, और साथ में सेकंड विकेट कीपर। शकील, मुझे एक चीज बताओ, आपकी बैटिंग तो तगड़ी थी, हम सारों ने देखी भी है जी, ने भी देखा है, बट विकेट कीपिंग के साथ डोंट यू थिंक कि जिस वक्त मोइन ऑब्वियसली आपके साथ ही इवॉल्व हुआ, 2 साल के बाद राशिद आ गया, तो आप इतना परफॉर्म कर रहे थे, आप वेस्ट इंडीज भी गए तो राशिद भी था, मोइन भी था और आप भी गए। सो मुझे अब ये बताओ कि आपने दोनों सीजन में बहुत परफॉर्म किया और आपको दोनों सीजन में सिलेक्शन मिली, साउथ अफ्रीका का ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मुसलसल रन्स करने के बावजूद, क्योंकि मोइन और राशिद आ चुके थे, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि यार मैं एज ए बैट्समैन ही चांस लवा, विकेट कीपिंग छोड़ना? नहीं डॉक्टर साहब, मसला पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साजिद भाई ने जिस तरह उस दिन बात की थी ना, तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने बात की थी ना मेरे बारे में कि 500 रन करके शकील आ गया और सिलेक्टर ने बोला कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो छोटे इलाकों के प्लेयर होते हैं और जिनके कोई सिफारिश नहीं होती, मेरी बिल्कुल कोई सिफारिश, मैं जितनी क्रिकेट खेला हूं मेरी कोई बिल्कुल किसी ने कोई सिफारिश नहीं की, ना मेरे पीछे कोई एसोसिएशन थी। मुझे बहावलपुर एक इनके अंपायर होते थे अमीन अब्बासी बहावलपुर के, उन्होंने जब अंडर 19 हम टूर्नामेंट खेले ना डिस्ट्रिक्ट वो जो डोमेस्टिक, तो उन्होंने कुछ मैचों में अंपायरिंग की और मैंने वहां उन मैचों में स्कोर किए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बहावलपुर की तरफ से
खेलोगे फर्स्ट क्लास हमारी तरफ से। इस तरह मुझे फर्स्ट क्लास खेलने का चांस मिल गया, वरना मेरे ना मुझे सियालकोट की तरफ से कोई बैक करता था, ना मुझे गुजरांवाले की तरफ से कोई बैक करता था, और डस्के का हमारा तो कुछ यानी कोई कुछ है ही नहीं था, जो है ना, कोई इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। तो बस ये समझ ले कि मेरी गुड लक थी, और कुछ अल्लाह ने हुनर दिया, ऐसा टैलेंट दिया था कि स्कोर करता था, लोग पसंद करते थे। तो उस वजह से जो है ना अपना क्या कहते हैं, मुझे जो छोटे छोटे शहर होने का ना, मेरे क्योंकि मेरे पीछे पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं था, इसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि मुझे जब टीम में लेते थे तो परफॉर्मेंस बेस पे लेते थे, लेकिन जब नहीं खिलाते थे कोई पूछता नहीं था, नहीं निकाल देते थे कोई पूछता नहीं था। ये वजह है। वो बड़े शहर के होने का बहुत से फायदे भी हो जाते हैं प्लेयर्स को। नहीं, आप समझते हो कि आपने कीपिंग ठीक की, आप प्लान नहीं कर सकते थे कि आज प्योरली एज बैट्समैन इवॉल्व होते? नहीं नहीं, मैं मुझे देखें, हबीब बैंक की तरफ से मैं 9 साल खेल रहा हूँ, उसमें मैं एज ए बैट्समैन ही खेल रहा हूँ। उसका मुझे नुकसान हुआ है, उसका मुझे नुकसान ये हुआ है क्योंकि हबीब बैंक की टीम में जब कराची की तरफ से सिर्फ 2 प्लेयर खेलते थे उस वक्त, एक ताहिर रशीद था और एक शौकत मिर्जा, 2 प्लेयर थे, बाकी कराची की तरफ से इतने प्लेयर नहीं थे उस वक्त हबीब बैंक में। तो कराची को जो है ना कराची बेस पे हेड ऑफिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि कम से कम 2 या 3 प्लेयर जो हैं हमारे कराची के वो जरूर खेलने चाहिए। अब ताहिर रशीद क्योंकि विकेट कीपर था, इस वजह से जो है ना मुझे वो कीपिंग नहीं कराते थे। हालांकि मैंने 1-2 बार उनको बोला भी कि मुझे विल्स कप में विकेट कीपिंग करवाएं, तो उन्होंने फिर बोला कि ये वजह है कि हम उसको बाहर नहीं बैठा सकते। ये वो जो है ना कराची पंजाब ये इशू बीच में आता था, तो जाहिर है ये हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिटिक्स थी। तो इस राशि की तरफ चले, मुझे एक चीज बताएं कि जब आप टीम से बाहर हुए उसके बाद 875, 718, 818, 600, 679 ये सीजन में ठक 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 करके रन्स थे, लेकिन फिर दोबारा रिकॉल नहीं हुआ पाकिस्तान टीम में, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह डॉक्टर साहब यही थी ना कि मेरे उस वक्त मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा को थोड़ा बहुत अखबार में को लिख देता था, लेकिन वजह यही थी कि मेरे पीछे कोई तगड़ी एसोसिएशन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था तो जो मुझे बैक करता उस वक्त। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोहम्मद राशिद तब कॉट बिहाइंड कर रहे होते तो आप 50 टेस्ट खेल जाते? नहीं, उसकी मैं आपको भी ऑनेस्ट विद यू मैं आपको बताता हूँ कि कभी आपकी मोइन खान से मुलाकात हो ना, तो मोइन खान मुझे कितनी बार मोइन खान ने बोला कि यार तुम कीपिंग छोड़ दो, तुम कीपिंग छोड़ दो। क्यों? तो उसको डर था कि शायद जो है ना मैं वनडे के लिए अगर सिलेक्ट हो गया तो मेरी बैटिंग अच्छी है तो कुछ जो है ना। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मैंने नहीं बात सुनी है ये राशिद भाई आपने संभाले नहीं, असल में मसला पता क्या है, मैं डॉक्टर साहब राशिद लतीफ जो है ना, राशिद लतीफ से अच्छा फ्री में नहीं आया, राशिद लतीफ से अच्छा कीपर, और राशिद लतीफ को बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी पाकिस्तान के लिए। बाकी जिस तरह वसीम बारी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल गया, मेरे ख्याल में तस्लीम आरफ को ज्यादा खेलनी चाहिए थी। वसीम जो है ना वो बड़े क्रिकेटर थे, वो बैट्समैन बहुत अच्छे थे, कीपर उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वसीम बारी की बजाय वो ज्यादा खेलते, लेकिन बस ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है कई जगह पे। और अपना जिस तरह राशिद ने मुइन जो है, मेरे ख्याल में मुइन बहुत लकी है इस मामले में। बहुत से ऐसे इश्यू भी हैं कि जिनको हम शायद प्रोग्राम पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारे टाइम जो मेरा टाइम था ना, जिस वक्त मैं टीम में आया था, वो बहुत ये कह लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का शायद वर्स्ट टाइम था। हर प्लेयर जो है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ रहा था, हर किसी को फिक्र थी पड़ी हुई कि मैं बाहर ना हो जाऊं, ग्रुपिंग बहुत ज्यादा थी टीम में। एक वसीम अकरम ग्रुप था, एक सलीम अलग ग्रुप था, एक
वकार यूनुस ग्रुप था, वो इनसाइड फाइटिंग बहुत ज्यादा चल रही थी उस वक्त। वो बहुत मुश्किल टाइम था कि फिक्सिंग की एलिगेशन भी शुरू हो गई थी जी, और फिर वो भी शुरू हो गई। फिर आपको पता ही है, राशिद ने जब इस इशू पे बात की तो आपको पता है किस तरह राशिद को उन्होंने मक्खन लगा के निकाला, कैसे एक साइड पे राशिद को किया, बजाय के जो है ना वो मैच फिक्सिंग को खत्म करने की तरफ जाते राशिद का कैरियर खत्म कर दिया। ये राशिद भाई आप क्या कहते हैं? जी राशिद भाई अब आप क्या कहते हैं? मैं शकील के क्रिकेट के बारे बात करूंगा। ये गोल कर गया वो जो मैं पहलवानी से शुरू किया था, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बरमूडा इंतजाम के साथ तो पहलवानी नहीं करती। नहीं, वो पहलवानी मैंने बताया ना कि वो हम करते थे। अब जब बरमूडा, अब उधर ये राशिद बात है बारबेडोस की, ये होटल का नाम था रॉकली क्लब। हम वहां पे बैठे हुए थे कमरे में, तो इंजमाम और मैं और राशिद मुईन और आपस में छेड़छाड़ कर रहे थे। और इंजमाम ने ना ये इशू शुरू कर दिया कि शकील जो है ना ये टीम में सबसे तगड़ा है फिजिकली। तो मुइन कहता है नहीं, वकार यूनुस ज्यादा तगड़ा है। इससे बात चलती चलती जो है ना ये आपस, उसने बोला कि ये तुम दोनों से ज्यादा तगड़ा है। तो इंजमाम ने बोला तो ये दोनों, इन्होंने बोला नहीं देख लेते हैं, हम दोनों से तगड़ा नहीं है। अब वो जो कुश्ती के दाव पेच थे ना डॉक्टर साहब, वो मेरे काम आ गए। मैंने इन दोनों को ऐसा काबू किया कि फिर इन्होंने जो है ना दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं की। ये दोनों ने बड़ा अच्छा एक वाक्य था। तो जी, ये इस तरह डॉक्टर साहब ये है कि इस वजह से भी मुझे नुकसान हुआ। बहुत से लोग उस वक्त, कुछ प्लेयर थे जो जिनका कैरियर एंड पे आया हुआ था, कुछ प्लेयर थे वो अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए अपने ग्रुप फेलोज को सपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो टूर किए हैं ना, मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों की बहुत छोटी छोटी बातें देखी हैं। मैं हैरान था कि ये इतने बड़े हैं, ये लोगों के हीरो हैं, और ये इतने छोटे लोग हैं। बहुत से मैंने गाली गलोच करते हुए एक दूसरे को देखा प्लेयरों को। मैंने भी देखा। अब बहुत सी मेरा भी जी, अब बहुत सी बातें हैं कि जो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि उसका नुकसान हमें हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं वेस्ट इंडीज जब टूर पे गया हूँ, पूरे टूर पे शायद 2 या 3 बार मैंने नेट में बैटिंग की होगी। मुझे बैटिंग तक नहीं कराते थे नेट में। नहीं तो साइड में आपने तो 100 कर दिया था, 132। जी, अब ये है कि आप देखें ना, अगर मैं टीम में आ जाता तो शायद एक विकेट कीपर निकल जाता, राशिद और मोइन में से एक को ड्रॉप करते, अगर मैं टीम में मेरी जगह बन जाती। अगर मैं एज ए ओपनर खेलता तो शायद आमिर सुहेल और रमीज भाई में से किसी को जाना होता, ठीक है ना। अब ये अब आप उस एंगल से देखें ना, तो यहाँ पे आके छुरी चलती है जब आपके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है, और आपके पीछे जो बड़े हाथ हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। राशिद भाई कह रहा था कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता है, हम कहना नहीं भी चाहते, कह भी गए। जी राशिद भाई क्या पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि जितनी ज्यादती मेरे साथ हुई है आफ्टर सेलेक्टिंग इन द स्क्वाड, मेरे साथ जितनी ज्यादती हुई है किसी के साथ नहीं हुई। न्यूजीलैंड टूर पे मैं गया हूं, मुझे सिर्फ उन्होंने 2 साइड मैच, एक 1 डे साइड मैच था उसमें मैं 18 रन पे आउट हो गया, एक 3 डे मैच था उसकी पहली इनिंग में मुझे बारी नहीं दी, दूसरी इनिंग में मुझे उन्होंने बारी दी, मैंने 67 किए। फिर पूरा टूर कुछ नहीं खेला मैं, बिल्कुल। फिर जब वापस आए हैं, एंजॉय किया होगा। फिर जब वापस आए हैं माजिद भाई, क्योंकि अंडर 19 से मुझे, हमारे इंग्लैंड जब गए हैं तो वो हमारे मैनेजर थे,
माजिद भाई ने मुझे शारजा टूर के लिए जो है ना मुझे रिकमेंड किया। अब शारजा में हम गए हैं, अब शारजा में बगैर मैच खेले मुझे वापस आके 3 से निकाल दिया। वहां यूएई के खिलाफ मैच था, वो भी नहीं इन्होंने मुझे खिलाया, कोई मैच नहीं खिलाया। अब आप बताएं कि एक प्लेयर को आप सिलेक्ट करते हैं, टूर पे लेके जाते हैं, बगैर खिलाए वापस ला के निकाल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो आखिरी मेरा ख्याल है उसके सदफ हुसैन के साथ भी हुआ, आसिफ जाकिर के साथ भी हुआ। ये तो आज तक बीमारी चल रही है। ये लेकिन मुझे ये बता कि कोरोना की कोविड-19 की साउथ अफ्रीका में क्या हालात है, कंट्रोल हुआ है कुछ? डॉक्टर साहब कोरोना इधर नंबर्स जो हैं वो बढ़े हैं, डे बाय डे नंबर बढ़े हैं। इट्स अबाउट 100,000 प्लस नंबर्स दे पीपल इन्फेक्टेड पीपल। जी यू आर इन जोहानिसबर्ग और वेयर? जी जोहानिसबर्ग। हाँ, मेरा सवाल जो था शकील ने जवाब दे ही दिया, उसको खुद ही से दे दिया क्योंकि माइंड में चीजें चल रही होती हैं। 93 हम आते हैं वेस्ट इंडीज टूर पे, रमीज भाई सीनियर प्लेयर थे, उनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते थे प्लेइंग 11 से, मेरा जहाँ तक है। और आमिर सुहेल भी वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे। आमिर सुहेल का एडवांटेज ये था कि लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते, तो मैं क्रिकेटिंग उससे बता रहा हूँ। शकील का जो आ रहा था एज ए विकेट कीपर, सेकंड कीपर आ सकता था, मेरी जगह ये मैं मुत्तफिक हूँ। और फिर उसके बाद सईद अनवर बहुत जल्दी टीम में वापस आ गए थे एज ए ओपनर। अगर हम बात करते हैं, ये 3 ओपनर थे, फिर रमीज भाई फेड ऑफ होते गए आगे जाके, फिर आमिर सुहेल और सईद अनवर की पार्टनरशिप जो थी वो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की और काफी परफॉर्म किया। तो शकील ये वजह तो नहीं बनी कि हमारे पास जो ओपनिंग स्लॉट थी, काफी सालों के बाद 2 ऐसे ओपनर मिले, तो वो बीच में बहुत कम हुआ है कि कोई नए प्लेयर उसमें खेला हो। मैं एज ए बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, कीपर की बात में करते हैं। नहीं राशिद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। उस वक्त रमीज भाई का कैरियर जो तकरीबन एंड पे आया हुआ था, वो शायद 1-2 साल उसके बाद खेले हैं। लेकिन आमिर सुहेल और सईद अनवर कोई शक नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रमीज भाई ने 97 में क़यादत की है पाकिस्तान की, उसके बाद मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है खेले रमीज भाई, काफी खेले हैं। लेकिन अच्छा नहीं, लेकिन राशिद ये तो पाकिस्तान में हमेशा ही होता है कि आखिरी 3-4 साल जो है ना, वो बस प्लेयर इसी बेस पे खेल जाता है कि इतने सालों से खेल रहा है। हाँ ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है ना ऐसी बात। तो मेरे ख्याल में जो क्योंकि मेरी ग्रूमिंग हुई थी अंडर 19 से, मैं अंडर 19 खेला, फिर अंडर 19 के साथ इतने टूर किए, फिर वहां परफॉर्म किया, 200 किया इंडिया में, 190 इंग्लैंड में किए, फिर पाकिस्तान बी के लिए जिम्बाब्वे गए, फिर पाकिस्तान ए खेला। तो इस तरह जिस प्लेयर की इतनी जो है ना, उनको फिर आगे जाके पाकिस्तान खेलना होता है, जो है ना, जिस तरह जो ग्रूमिंग होती है इस तरह प्लेयरों की अंडर 19 से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक यंगस्टर आप लेके जाते हो और उसको आप मौका तो देना, मौका दे, उसके बाद अगर वो परफॉर्म ना करे तो उसको निकाल दे। मेरे भाई मैं आपसे सवाल करना, जो शकील ने अभी बात की, आपने भी उसका तज़किरा किया, मुझे आप ये बताएं कि आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान अंडर 19 में, आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान यंगस्टर्स में, आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान बी में, आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ए में, फिर आपने एक प्लेयर बनाया और आप पाकिस्तान टीम में ले गए। अभी आप जो बात कर रहे हैं रमीज भाई की, वो बीच में 2.5 साल वैसे खेले भी नहीं थे, फिर 97 में वापस आके कप्तानी की, लेकिन 57 टेस्ट मैचेस में 200 थे। बेसिकली वो वनडे इंटरनेशनल वाइट बॉल के बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। तो डोंट यू थिंक कि हम जब एक ग्रूम करें और इन्वेस्ट करें, सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी ना, कि इतना इन्वेस्ट करके एक प्लेयर को फिर आपने खिलाया भी नहीं। तो इस पे आप क्या कहते हैं राशिद? नहीं, रमीज भाई का तो देखें, कुछ नाम ऐसे होते हैं, शकील की बात ठीक है, जिनको ड्रॉप करना मुश्किल होता है। फिर बड़े कैप्टन ही होते हैं लाइक इमरान खान या जावेद मियाँदाद जैसे, वो आराम से बिठा देते हैं या नहीं खिलाते। लेकिन 93 में आपको बताया कप्तानी भी चेंज हो गई थी, और उसके बाद रमीज भाई का वो टूर था, उसके बाद ये न्यूजीलैंड भी गए, न्यूजीलैंड में ही साथ में थे हमारे, न्यूजीलैंड भी गए थे, श्रीलंका के खिलाफ होम में खेले और फिर बाहर हुए ना।
फिर 97 में इंडियन आउट थे क्योंकि सईद अनवर आ चुके थे, सईद अनवर ने आते बिल्कुल 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 ठीक है आ गए थे। तो मेरा यही है कि वो दोनों ऐसे नाम थे जो कि शायद किसी भी ओपनर के लिए, रमीज भाई को बाहर होना पड़ा आमिर सोहेल की वजह से और सईद अनवर की, मुझे जो लगता है। बाकी शकील की बात के कुछ प्लेयर्स लंबा अरसा खेल जाते हैं अपने करियर के एंड में, 2-3 साल वो खेल जाते हैं, रेपुटेशन पे काफी खेल जाते हैं, और इसका लेजेंड्स भी है, वो भी 2-3 साल आराम से खेल जाते हैं। लेकिन इसमें ये आता है कि एक बात, जो दूसरी बात थी विकेट कीपिंग वाली, तो मोइन खान का भी तस्करा है कि उन्होंने कहा था यार सिर्फ तुम बैटिंग करो। वो आप एक बात कह सकते हैं कि वाकई में कि जहाँ पे 2 कीपर जाते थे वहां हम 3 कीपर जाते थे। शकील एज ए थर्ड ओपनर जाया करते थे, मेरा नहीं ख्याल कि थर्ड कीपर जाया करते थे। शकील इसमें क्या है, आप थर्ड कीपर जाते थे या थर्ड ओपनर? नहीं राशिद, जिन टूर्स पे अपना आप और मोइन एज ए कीपर गए हो ना, वहां तो मैं एज ए बैट्समैन ही गया हूँ, एज ए ओपनर ही गया हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां तो जो है जाहिर है राशिद, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है एज ए विकेट कीपर, जो है ना, वो तो जो है ना डिफरेंट, यू आर डिफरेंट क्लास। लेकिन मुझे अगर मुझे थोड़ा सा गाइड मौका मिल जाता शायद वनडे में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलने का, तो शायद जो है ना कोई रिजल्ट डिफरेंट होता। शायद मैं शायद ज्यादा वनडे खेल जाता एज ए बैट्समैन विकेट कीपर। अगर आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट कितनी क्रिकेट खेला, बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है, वो क्लिक कर गया एज ए बैट्समैन एंड कीपर, काफी क्रिकेट खेला, बहुत अच्छा प्लेयर था। इसी तरह जब आप किसी यंगस्टर को आप कॉन्फिडेंस देते हैं, मौका देते हैं, और वो उसको इनकरेज करते हैं, वो परफॉर्म करता है। मैंने अंडर 19 से लेके फिर जितने भी मैंने यंग टीमों के साथ टूर किए, वहां भी परफॉर्म किया, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। तो इसका मतलब था कि मैं एज ए बैट्समैन अच्छा बैट्समैन हूँ, ठीक। और पाकिस्तान को उसका बेनिफिट मिलता कि एक अच्छा बैट्समैन एज ए कीपर वनडे खेल रहा है। शकील भाई, इसका ये मतलब था आपने कबीला नहीं ज्वाइन किया। एक कबीला ज्वाइन कर लेते, आपका कोई बोलने वाला होता, आपको 6-8 टूर और मिल जाते, 8-10 वनडे मिलते, आप रन कर देते। जी डॉक्टर साहब, यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारी एक टीम मीटिंग में, मैं प्लेयर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये एक प्लेयर ने जो है ना टीम कैप्टन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, और यानी बिलो द बेल्ट चले गया वो, और मुझे बोला गया कि नेक्स्ट वनडे यू आर प्लेइंग। लेकिन जिस दिन टीम अनाउंस हुई, मैं बाहर था और वो प्लेयर अंदर था। इसका मतलब क्या होता है? और फिर मैंने कैप्टन से पूछा, तो कैप्टन ने बोला यार वो फोन आया था पाकिस्तान से, बोर्ड से, और इसका मतलब ये है ना कि उसके प्लेयर के पीछे कोई था। इस तरह के वाकयात हैं। ये तो बात अंडरस्टैंडेबल है, नोबडी कैन डिनाई कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में परफॉर्म किया, इवन पाकिस्तान के लिए टूर्स में साइड पे परफॉर्म किया, डन। साउथ अफ्रीका जाके सेटल होना क्यों दिमाग में आया? वाई? क्या हुआ? क्रिकेट खेलने गए थे, और अगर खेलने गए थे तो इमरान ताहिर से सर पे हाथ फिरा लेते, वो भी कोई अपना, जिसमें इमरान ताहिर खेल गया साउथ अफ्रीका से। ये जरा मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर साहब कि मैंने क्रिकेट के लिए अपना घर छोड़ा, डस्का छोड़ा, 88 में मैं लाहौर आया। मैंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया क्रिकेट के लिए, अपनी फैमिली लाइफ, बहुत से फैमिली फंक्शंस मैंने नहीं अटेंड किए क्रिकेट की वजह से, ठीक। लेकिन एक जुनून था, एक होप थी, और एक क्या कहते हैं, पैशन था कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है। क्योंकि जब जिस लेवल पे मैं आ गया था, फिर अब मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल जाऊंगा। तो जब आप वहां पहुंच जाते हो,
वहां पहुंच के आपके साथ जस्टिस नहीं किया जाता, तो फिर वो जो फीलिंग्स है ना, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। मैंने जितने टूर किए, मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की सब ने। मैं आपको बताता हूं कि किसी सीनियर प्लेयर ने मुझे शफकत के 2 लफ्ज नहीं बोले, कि मुझे इनकरेज नहीं किया, को अच्छे को 2 लफ्ज अच्छे बोल के इनकरेज कर दे कि शाबाश तुम अच्छा खेलोगे। आप मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था डॉक्टर साहब, जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला हूं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैं और रमीज भाई बैटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी आपकी रमीज भाई से बात हो ना, आप पूछना, मैं रमीज भाई को कह रहा हूँ रमीज भाई फेस मैंने करना है, रमीज भाई मुझे कह रहे हैं नहीं तुम्हारा पहला टेस्ट मैच है, लोग मुझे गालियां निकालेंगे कि ये देखो नए लड़के को अमरोज के सामने खड़ा कर दिया जाके। मैंने बोला नहीं रमीज भाई, आपको कोई नहीं गालियां निकालता, फेस में नहीं करना है। वो कहते हैं श्योर हो, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? मैं कल मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं फिर भी रमीज भाई ने बोला नहीं यार, नहीं मुझे ही करने दो यार। मैं जब हम विकेट के पास पहुंचे, मैं भाग के उस तरफ चले गया, तो फिर रमीज भाई ने मुझे बोला ठीक है गुड लक। इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जब साउथ अफ्रीका आने की वजह मैं आपको बताता हूं। आखिरी मैच जो मैं पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास का खेल रहा हूं, पैटर्न्स ट्रॉफी का फाइनल था, हबीब बैंक वर्सेस अलाइड बैंक। अलाइड बैंक की टीम बहुत अच्छी थी उस वक्त, आमिर नजीर, अताउर रहमान, आकिब जावेद, अरशद खान, ये सारे उनका एक इंटरनेशनल। राशिद नहीं था उस मैच में। तो मैं आपको बताता हूं कि मैच से जिस दिन मैच स्टार्ट हुआ ना, उस दिन थोड़ी सी बारिश हो गई सुबह में, तो मैच उन्होंने अंपायर्स ने बोला कि लंच के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं माजिद भाई के पास ऊपर चले गया पीसीबी ऑफिस में। मैंने माजिद भाई से बोला जाके, माजिद भाई ये पाकिस्तान, इंडिया की ए टीम आई हुई थी पाकिस्तान, और जिम्बाब्वे की टीम टूर कर रही थी। मैंने माजिद भाई से बोला, मैंने बोला माजिद भाई कहीं कोई चांस, मेरा नाम नहीं आ रहा अभी कहीं भी, तो इस सीजन में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान अगर मुझे पाकिस्तान के लिए नहीं तो कम से कम चले पाकिस्तान ए के लिए मुझे सिलेक्ट कर ले। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका टूर, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका टूर करके वापस आए थे। तो माजिद भाई ने मुझे बोला कि आप इस फाइनल में स्कोर करो तो मैं सिलेक्टर से बात करूंगा आपकी। डॉक्टर साहब, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने उसमें 148 किए उस मैच में, और हम मैच भी जीत गए फाइनल, और दोनों टीमों की तरफ से मैं वाहिद प्लेयर था जिसने सेंचुरी की, और हम मैच भी जीत गए। मैं फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी हुआ। अब मैं माजिद भाई के पास फिर चले गया। पहले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी, वेल प्लेड बोला, मुझे बोला कि मैं बड़ा एंजॉय किया तुम्हारी बैटिंग में, देखता रहा हूं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सिलेक्टर से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि शकील अहमद को हमने बड़े चांस दिए हैं, अब हम किसी नए लड़के को चांस देना चाहते हैं। मैंने माजिद भाई से बोला, मैंने बोला माजिद भाई आप न्यूजीलैंड टूर पे आप मैनेजर थे टीम के, आप मुझे बताइए, मैंने 2 साइड मैच खेले, उधर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, अभी साउथ अफ्रीका का टूर भी करके आ रहा हूं, वहां भी कोई मैच नहीं खेला। शारजा 94 ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में जब मैं गया वहां भी कोई मैच नहीं खेला। तो ये चांस है, अगर ये वो माजिद भाई कहते हैं यार मैं उनसे बात की है लेकिन कोई बात नहीं तुम सब्र करो। मैंने बोला माजिद भाई अब मैं सब्र मजीद नहीं कर सकता, अगर मुझे उन्होंने मना कर दिया कहीं चांस। मैंने बोला माजिद भाई ए टीम में तो मेरी जगह बनती है। अब मैं देखे, मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है, मैं मैन ऑफ द मैच हुआ हूं, मैंने 150 रन किए हैं, फिर भी मैं ए टीम के लिए भी नहीं मैं खेल सकता। अगर पाकिस्तान के लिए नहीं मुझे सिलेक्ट करते, कम से कम ए टीम में मुझे चांस दे दें। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, वो सिलेक्टर मना करते हैं। फिर मुझे
जो है ना, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। मैंने बोला माजिद भाई ठीक है, फिर आज के बाद मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, इतना गुस्से में ना हो। मैंने बोला नहीं माजिद भाई, मैं थक गया हूँ, अब मैं मजीद ये स्ट्रेस नहीं ले सकता। इतनी बार मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं हर बार जब मैं डॉक्टर साहब जब भी टूर से वापस आते थे मुझे निकालते थे, मैं फिर परफॉर्म करता था, फिर मुझे लेते थे, फिर वापस आते थे, फिर निकालते थे। इस तरह मेरे 3 बार मैं ड्रॉप हुआ, 3 बार मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे खिलाते नहीं थे। अब उसमें मैं यही आपको कहता हूं कि मुझे ना खिलाने की वजह यही है कि अगर मैं खेलता तो शायद कुछ प्लेयर ना खेलते, जो बड़े शहरों के थे, जो बड़े इलाकों के थे, जिनको पीछे उनके शहर, उनकी एसोसिएशन, उनके लोग सपोर्ट करते थे। मेरे पीछे कोई भी नहीं था। चलिए शकील, अभी तो इसी तरह मैं आपको बताऊं, सियालकोट में अपना राशिद, सियालकोट में मैं पर्सनली जानता हूं 2 3 4 ऐसे क्रिकेटर हैं, वो शायद अगर उनको मौका मिलता तो उनमें से शायद कोई इजाज अहमद की तरह कोई और भी इजाज अहमद निकल आता। साजिद जंजुआ बहुत अच्छा ऑलराउंडर था, बहुत अच्छा। फिर एक लड़का था तरन्नुम भट्ट, वो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था वो। लेकिन सिर्फ ये है कि उस वक्त सियालकोट और उन लोगों को वो चांस नहीं मिलता था, लड़कों को, छोटे शहरों के लड़कों को। इस तरह बहुत से प्लेयर इस तरह जाया हो गए। जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, ऐसा होता है, होता आया है। लेकिन हम देखते हैं 1989 में वकार यूनुस आते, बुरे वाले को कोई भी नहीं जानता था। इंजमामुल हक आए 1988 में, यूथ वर्ल्ड कप में खेलने गए, उनको कोई नहीं जानता था। जोहर रिलाई आए, वो भी उसी वर्ल्ड कप में गए थे आपको। फिर एक जुल्फकार अली थे मुल्तान के, पाक पतंग जिनकी डेथ हो गई, फास्ट बॉलर, PIA से भी खेले, वो भी उसी इलाके से थे। इसके अलावा अगर देखते हैं मुश्ताक अहमद, वो भी साहिवाल से आए, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि छोटे इलाकों से आए और फिर उन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। और अगर आज हम देखते हैं स्वाबी से जुनैद खान खेलता है, या यासिर शाह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर बना है, और ऐसे इलाकों से कई इलाकों में मोरगा से शोएब अख्तर आता है जो पिंडी के बाजू में रहता है। तो इसको मैं ये समझता हूँ ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं भी कराची में जब रहता था तो मैं मजाफात में रहता था, तो बोलते थे ये मलीर में रहते हैं, मजाफात कराची से अलग है, तो उसे फाइट करनी पड़ती है। फिर हमने उनको बताया कि नहीं, हम कराची के ही हैं। और फिर एक जमाना ऐसा आया कि सिर्फ मलीर का ही खेलता था प्लेयर, पूरे कराची से नहीं खेलता था, मलीर ने डोमिनेट किया। तो फाइट करनी पड़ती है कि आपको, ये बहुत आसान नहीं हो जाता कि यार मैं छोटे इलाके से था इसलिए मैं नहीं खेल सका, और जो मैंने नाम लिए वर्ल्ड फेम हुए हैं, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स बने जो जो छोटे इलाके में से थे। राशिद बिल्कुल 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 सही बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। लेकिन जितने नाम लिए हैं ना, उनमें से ज्यादातर अगर आप देखो ना तो इमरान खान के टाइम के हैं। वकार यूनुस को कौन टीम में लेके आया? जाहिद फजल की मिसाल ले लो, इमरान खान ने उसको 19 वनडे खिलाए, उसको 9 टेस्ट मैच उसको खिलाए इमरान खान ने। आप मंसूर अख्तर, जो मंसूर अख्तर, उनकी मिसाल ले लो, इमरान खान ने कितना चांस दिया लेकिन इंजमाम किस लिए आया टीम में? मुश्ताक और आकिब को किसने चांस दिया? लेकिन ये बात ही इमरान भाई में। इमरान भाई को अगर कोई प्लेयर लगता था ना कि इसमें टैलेंट है, वो ये नहीं देखते थे ये कौन से इलाके का है, वो फिर उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं थी, उसको किसी की पुश की जरूरत नहीं थी। ये इमरान भाई में ये बात थी। लेकिन आप इमरान भाई के बाद देखो ना, तो ऐसे कितने प्लेयरों के साथ ऐसे हुआ है, 1 मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया। गुलाम अली को देख लो, गुलाम अली कितना अच्छा प्लेयर था, क्या किया पाकिस्तान ने उसके साथ। या अपना क्या कहते हैं, आमर हनीफ देख लो, महमूद आमिर देख लो, इस तरह कितने कितने प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में राशिद ये मैसेज, क्योंकि इसमें ये हो सकता है हम शहरों के अलावा एक सिस्टम बन जाता है, जो डॉक्टर भी बात करते हैं, हम ये कबीला बन जाता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि साउथ पंजाब के नहीं खेल पाए लेकिन कुछ खेले, कुछ लाहौर के भी है ऐसे जो नहीं खेल पाए,
और जो नाम आप ले रहे हैं कुछ कराची की, वो भी नहीं खेल पाए, वो सेटिंग में नहीं आ पाते। शायद ये वजह है कि सेटिंग के प्लेयर नहीं होते, चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो छोटे हथियार का हो या देखिए अभी आमिर सज्जाद की अगर बात करते, वो तो लाहौर से था, या गुलाम अली वो कराची से था, लेकिन नहीं खेल पाए। मुनीरुल हक थे जैसे, और बहुत सारे अमीर अकबर बाबर, मंसूर राणा नहीं खेल पाए, नईमुद्दीन नहीं खेल पाए। तो नहीं, मैं राशिद, यही मेरा मैसेज ये है, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पीसीबी तक, अगर ये मेरा मैसेज पहुंच सकता है सिलेक्टर्स तक। मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को कोई भी यंगस्टर अगर वो पाकिस्तान के लिए आप उसको सिलेक्ट करते हो, इट मींस कि वो अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान के लिए अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अच्छे प्लेयर हो तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो मेरी सजेशन है ना, वो ये है कि कोई भी यंगस्टर अगर वनडे का वो टिपिकल वनडे प्लेयर है या T20 का प्लेयर है, कम से कम उसको 10 मैच दो, कम से कम 10 वनडे दो। और अगर वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, कम से कम उसको 5 टेस्ट मैच दो, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। एक इनिंग कुछ नहीं कर सकती, या एक टेस्ट मैच में 2 इनिंगों में आप कुछ, सईद अनवर ईच इनिंग 0 पे आउट हुआ है अपने डेब्यू मैच में। अब सईद अनवर उसके बाद कितना बड़ा प्लेयर बना, क्योंकि उसको चांस मिला, उसको इमरान भाई ने खिलाया। उसको चांस नहीं मिला था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर बाद में 93 में वो खेला, वापस जब आया है वो अंडर वसीम अकरम आया है। नहीं राशिद, ऑस्ट्रेलिया में इमरान भाई की कप्तानी में वनडे ओपन इमरान भाई ने तो ओपनर बनाया पहले। मैं करेक्ट कर देता हूँ शकील, वो 89 में ऑस्ट्रेलिया गया, सईद भाई ने 100 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर आके वो टेस्ट मैच खेले, पेयर किया और वो बाहर हो गए। राशिद ठीक कह रहा है, फिर इमरान खान रिटायर हो गए थे जब वो वापस आया। वर्ल्ड कप में वो जा नहीं सके, 92 के वर्ल्ड कप में वो जा नहीं सके थे, बाहर हो गए थे। सो वो अकरम के अंडर वो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखे ना, सईद अनवर बहुत अच्छे प्लेयर थे, और दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाना इसका मतलब नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हो। अब उनको दोबारा चांस मिला, उन्होंने प्रूव किया, और माशाल्लाह पाकिस्तान के जो टॉप 10 बेस्ट प्लेयर है उनमें उनका नाम आता है। इसी तरह अगर आपको फिर चांस तो मिलना चाहिए ना। अब आप को एक वनडे आपको खिलाते हैं या 2 वनडे मैच आपको खिलाते हैं, तो आप फिर उसके बाद निकाल देते हैं ये प्लेयर अच्छा नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में ये इनजस्टिस है, ऐसे होना नहीं चाहिए। कोई भी जितने भी साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचा शकील? डॉक्टर साहब, वो फिर मैं आपको बता रहा था ना, मेरी माजिद भाई से बात हुई तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि माजिद भाई का जो नाम आया है बीच में, ये साउथ अफ्रीका टूर के बाद 98 के बाद की बात है या उससे पहले की बात है? ये बाद की बात है। बाद में फिर जो टूर के बीच में ना खालिद महमूद साहब ने टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका में मैं कप्तान था, मैं वापस आके मैं भी ड्रॉप हुआ, और फिर आमिर सुहेल कप्तान हो गए थे, और खालिद महमूद रहे आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। नहीं राशिद, नहीं, मेरा हाल मिक्स अप हो रहे हो, वो 98 टूर नहीं था, वो 95 टूर था। सलीम अलग कैप्टन थे उसमें, आप थे टूर पे हमारे साथ। उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया था। मैं ये पूछ रहा था बात हुई है वो कब हुई है? माजिद भाई से बात हुई थी 95 में। 95 में? 95 नहीं, माजिद भाई से बात हुई थी 98 में। हाँ वही तो, माजिद 98 में अगर हो चुका है तो फिर माजिद भाई के पास पावर नहीं थी, मुझे जो पता है ना, क्योंकि वो खालिद नहीं, उस वक्त माजिद भाई थे, वो थे जनरल मैनेजर, एक मिनट है जो शकील में क्लियर कर या चीफ एग्जीक्यूटिव थे। हाँ यार राशिद ठीक कह रहा है, सुन लो। माजिद खान जो है ना वो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और सैयद जुल्फकार अली शाह बुखारी जो है वो चेयरमैन थे। और जब आप साउथ अफ्रीका के बाद आए हो तो बुखारी साहब हट गए, खालिद महमूद आ गए, और माजिद भाई बिल्कुल टूथलेस और पावरलेस हो गए थे। जब तक सैयद जुल्फकार अली बुखारी थे तो माजिद भाई एज ए डिफेक्टिव चेयरमैन काम करते थे। तो वो राशिद सही अच्छा, ये क्योंकि मेरा वो लास्ट सीजन था 98 का,
तो वो उसके बाद फिर मैं, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी 96 में साउथ अफ्रीका में। तो फिर मैं, क्या कहानी है ये, इमरान ताहिर वाली कहानी है या वैसे ही हो गई थी? नहीं डॉक्टर साहब, शादी मैं जब 95 में आया था टीम के साथ, उस वक्त मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई थी। तो बाद में फिर ये फैमिली ये आए थे 96 का वर्ल्ड कप देखने पाकिस्तान। ओके। तो ये लोग ठहरे थे मेरे घर। तो मेरे वालिदैन को ये लड़की पसंद आ गई थी। ठीक हो गया। तो मेरी भी नियत थी बीच में कुछ तो मामला आसान हो गया, कुछ ऐसा हुआ। फिर 96 में शादी हुई और फिर 98 में फिर मुझे पता है, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब उस वक्त पैसे क्रिकेट में इतने, डोमेस्टिक अगर आप खेलते हो तो इतने पैसे नहीं थे। पैसे जो है ना वो आपको पूरा साल की तनख्वाह इकट्ठी करके तो 2 टिकटें लेनी पड़ती थी साउथ अफ्रीका जाने के लिए। और साउथ अफ्रीका में 2 सीजन खेले हो फर्स्ट क्लास? जी, यहाँ मैं खेला हूँ 2 सीजन और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इधर। और तीसरे साल मेरा जो जोहान्सबर्ग जिस प्रोविंस में है, गौटेंग में, जो मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था। ये आप समझ लें कि साउथ अफ्रीका की जो टॉप 2 टीमें हैं ना जिनकी डोमेस्टिक की, उनमें से एक टीम थी। डारल कलेनन था, नील मैकेंजी था, एडम बाकर था, और वो तबरुखा था, क्रुक्स था टीम में। ये बड़ी अच्छी टीम थी और मुझे इन्होंने ऑफर की थी, तो मैंने इनकी ऑफर एक्सेप्ट की। फिर मुझे इनके एक सिलेक्टर ने मुझे बोला, मेरे पास एक बार ग्राउंड में मेरे पास आया कि मेरी जो है ना मेरे पास कितना अर्सा हो गया मुझे इधर साउथ अफ्रीका में, और मुझे नेशनल वो क्या बोलते हैं सिटीजनशिप कब मिलेगी साउथ अफ्रीका की, कितना अर्सा रह गया। वो कह रहा है कि अगर ये सीजन तुम अच्छा खेलो तो हम तुम्हें कंसिडर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो उस वक्त एडम बाकर टीम से बाहर हो रहा था, उनको ओपनर ढूंढ रहे थे वो लोग। तो मेरे चांसेस बन सकते थे साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दोस्त के साथ जा रहा था कहीं, तो कार एक्सीडेंट में मेरा बाजू टूट गया। ओहो, अच्छा। तो उस वजह से फिर मुझे जो है ना मैं क्रिकेट मुझे गिव अप करनी पड़ी, तो नहीं खेल सका उसके बाद। तो की तरफ आ रहे हैं, अब आप क्या पूछेंगे शकील से? शकील ये बताया कि यहाँ पे डोमेस्टिक में, वहाँ साउथ अफ्रीका का नहीं पूछ रहा, डोमेस्टिक में जो बॉलर मजेदार, जो आपको जिसको चौके मारने में मजा आता होगा, वो कौन कौन से थे? पहले मजा है वाकई में यार, ये बॉलर है, इसको खेलना है, झेलना है, नया बॉल। राशिद, मुझे हमेशा फास्ट बॉलर अच्छा लगा खेलने में, और जितना भी अच्छा बड़ा फास्ट बॉलर होता था उसको आप अगर अच्छा खेलो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता है। ठीक है, मुझे हमेशा अच्छा लगता था अच्छे फास्ट बॉलर को खेलना। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। और मुझे याद है हमारा मैच हबीब बैंक वर्सेस यूबीएल गुजरांवाला में वकार यूनुस अनफिट होने के बाद वो मैच खेला था हमारे खिलाफ गुजरांवाला में, मैंने 95 किए थे। और मुझे ये भी याद है कि राशन ने मुझे बोला था कि यूबीएल में आ जाओ वो बड़ा लेकिन थोड़ा सा वो पिच, पहली पिच थी पाकिस्तान की, जब बाउंस अच्छी होती थी, ठीक ठाक बाउंस थी। और ये बच्चे दोनों ओपन करा था, मोइनुद्दीन को नहीं खिलाया था, पट्टा हो गया था ड्रेसिंग रूम में, वो भी याद है मुझे। तो वहां पे अली गौहर और वकार यूनुस ने शुरू में ठीक ठाक तेज गेंदे की, और इसकी बॉल भी शायद शकील की बॉल भी लगी थी, इसके अनवर वो मुश्किल पिच थी, इतनी आसान नहीं थी बाउंस। नहीं मुश्किल पिच थी राशिद। और मुझे याद है पहले ओवर में ही मुझे विक्की का गेंद लगा था मेरे हेलमेट पे, और विक्की ने मुझे आगे बोला था कि अपना क्या कहते हैं छोड़ दो, मारने ना जाओ, लग जाएगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लगने दो अपना। और फिर मुझे याद है अगली गेंद पे मैंने विक्की को छक्का मारा था। और फिर उसी मैच में शौकत मिर्जा
अनवर मियाँदाद नहीं, शौकत मिर्जा, वो बगैर हेलमेट के खेलने चले गया और विक्की का गेंद लगा था बहुत जोर से उसके सर पे। वो मुझे याद है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ मिर्जा को। लेकिन अच्छा कि तिखा बॉलर कौन था जिसे जान जाती होगी यार की आ गया, मुश्किल बॉलर होता है एक आदमी। वो मैं आपको बताता हूँ, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर की के साथ हमें प्रॉब्लम ये होती थी, मुझे याद है हमारा मैच था एडीबीपी के साथ लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में, मैं और सलीम लाई ओपन के। अब शुएब ने शुरू किया, हम आपस में बात कर रहे हैं यार ये 5 ओवर करेगा ज्यादा से ज्यादा, इसको जो है ना संभल के 5 ओवर निकालो इसके। अब 5वें के बाद वो 6ठा ओवर भी उसने किया, तो हमने बोला चलो अब जो है ना ये हमने निकाल लिया इसका स्पेल, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अब 6ठे के बाद 7वां भी उसने किया। अब 7वें के बाद 8वें के लिए भी आ गया। वो इतनी टेंशन में हमने टाइम गुजारा, वो डॉक्टर साहब मैं आपको बता, मैं और सलीम लाई हम आपस में यही बात कर रहे, यार ये फिर आ जाता है, यार ये फिर आ जाता है। और यकीन माने लंच तक उसने बॉलिंग की। शुएब अख्तर जिसको आप कहते हैं ना, शुएब अख्तर के जो बड़ा बॉलर, इतना बड़ा बॉलर बने ना वो, और जो अग्रेशन था उसमें, उसके पीछे वजह ये थी कि ही वाज रियली हंग्री लायन। वो हमेशा कुछ करना चाहता था, हमेशा उसको होता था कि बस मैं उड़ा के रख दूं, मैं करूं, मैं जो है ना, उसके लिए वो फिर कभी कभी अपनी लिमिट से भी ज्यादा बॉलिंग कर जाता था। शायद इसी वजह से उसको फिटनेस प्रॉब्लम्स भी आए, और क्योंकि उसके अंदर वो एक जो बैट्समैन कौन बेस्ट लगा? अब बैट्समैन डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बैट्समैन, बड़े बड़े नाम हुए हैं जो हमारे साथ खेलते थे। सलीम मलिक थे, जावेद भाई थे, अब उनके नाम लेना तो वो क्या कहते हैं, वो तो है ही, बहुत बड़े प्लेयर थे। मुझे डोमेस्टिक जावेद भाई के साथ फर्स्ट क्लास खेलो जी। अच्छा जी, खेला हूँ कुछ मैच वो खेले थे बैंक के लिए, हमारे 2-3 मैच मेरा हाल खेला। जो मेरी वेस्ट इंडीज जहाँ साइड मैच में मैंने 100 किए थे ना, वहां मेरी और जावेद भाई की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। और मैंने मेरी जिंदगी की शायद वो मेरे क्रिकेटिंग कैरियर की आप कह लें कि शायद वो जो है ना वो गोल्डन मोमेंट्स थे मेरे लिए, कि उसमें उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि बाद में वो मेरे बहुत काम आया। मैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जब बासत अली का पहला टूर था, वो वेस्ट इंडीज टूर, मेरा और बासत अली का, जावेद भाई की ग्रेटनेस मैं आपको बताता हूं कि बासत अली को वो अकेले लेके, एक बरामदा था उधर किंगस्टन जमैका में, बरामदे में जावेद भाई बासत अली को खुद प्रैक्टिस कराते थे और उसको गाइड करते थे, यहाँ इन फास्ट बॉलरों को तुमने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। और मेरे ख्याल में बासत अली को अगर जो भी कामयाबी मिली थी, उसमें जावेद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनके अलावा मेरे जैसे मैं पंजाब साइड से था, हमारे पंजाब के जो प्लेयर्स थे, वो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, वो हमारे करीब बैठना गुनाह समझते थे। मेरे तो दिलों में तेल नहीं रहा, आप वाइंड अप करें। शकील ने आज 200 कर दिया नॉट आउट। नहीं अपना डॉक्टर साहब, ये मैं आपको शुरू में बोला ना, बहुत से बड़े प्लेयरों को मैंने बहुत छोटा इंसान देखा है। ठीक हो गया। और ये सैड रियलिटी है हमारे कल्चर की, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी राशिद भाई, वाइंडिंग अप, लास्ट कमेंट्स। बहुत मजा आया शकील, बड़े अरसे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी यादें हैं शकील के साथ। हमारे टूर पे वेस्ट इंडीज हो जाए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, और अच्छा एक रहा, बल्कि डोमेस्टिक में भी जो मैच की बात की, बड़ा यादगार मैच था।
यूनाइटेड बैंक का हबीब बैंक से, और ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। तमाम प्लेयर्स के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा याद रहते हैं सीनियर्स प्लेयर्स को। हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन कोई अच्छी यादें हैं उनको याद करके जी लेते हैं। लेकिन शकील फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी नहीं रहे। इनके पास जो जख्म जो ज्यादा लगा ना, ये पाकिस्तान छोड़ गए, और वहां पे रह के फिर पाकिस्तान को याद करना, उस क्रिकेट को याद करना, तो आज मेरे ख्याल से जख्मी शेर को हमने जख्म याद दिला दिए पुराने। इस वजह से थोड़ा सा बातें थी, अच्छी चीजें निकल जाए तो वो अच्छा होता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला यार। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया मेरे दिल की भड़ास निकालने का। हमारा प्रिविलेज है, हम डस्के के बगैर नहीं अपना तस्करा खत्म कर सकते। और बहुत अच्छा टाइम देखा, आपको खेलते भी देखा, इम्प्रेस हुए। अभी कंक्लूड नहीं करे, बस मैं एक लफ्ज और बोल दूं उसके बाद। इनके भांजे भतीजे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। उमैद आसिफ भी इनके खानदान से हैं, बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में। शकील चले गए, लेकिन ये मुगल दौर पे खानदान के रोल मॉडल बनते हैं। लेकिन मैं, हाँ, इस चीज पे मुझे थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने प्रोग्राम या सिलसिला शुरू किया, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, आपको बहुत मुबारक हो। आप बहुत, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर क्रिकेट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये छोटे इलाके हैं, बूरेवाला है, सियालकोट है, या इस तरह के गुजर खान है, या जहां ये जो छोटे इलाकों से जो प्लेयर इतने आए हैं, इनके पीछे कौन है? इस क्रिकेट को इस को की बेस किसने बनाई? जो लोग बिहाइंड द सीन है ना, उनको भी आप हाईलाइट करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। ये राशिद का प्लान है, पूरा प्लान है राशिद का। हाँ, तो हमें प्लेयर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। और शकील, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू सो वेरी मच। और ये मजा आया, हार्ट टू हार्ट टॉक हुई और बड़े अरसे के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Not banned.